नमस्कार स्टूडेंट। आज का जो क्लास होगा वो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का नेक्स्ट पार्ट हम लोग डिस्कस करेंगे। लास्ट क्लास तक हम लोगों ने जो डिस्कस किया था उसमें था फाइनली हम लोग पहुंचे थे जिस पॉइंट पे, वो था कैलकुलेशन ऑफ ई सेल वैल्यू। ठीक है, और तो ई सेल वैल्यू हम लोगों ने कैलकुलेट कर लिया था और उसके आगे की कहानी मैं आज आप लोग को शेयर करूंगा, डिस्कस करूंगा। क्या उसके आगे क्या इंपॉर्टेंस है हमारे इस चैप्टर में, क्या क्या टॉपिक्स जो हमें डिस्कस करना है, समझना है, वो चीज़ें आज मैं शुरू करूंगा। ई सेल में आप लोग को पढ़ाया था 5th लेक्चर तक में, उसमें ये पढ़ाया था ई सेल जो होता है वो एनोड कैथोड एसआरपी वैल्यू इसका लेते हैं और इसको माइनस करते हैं एनोड और उसकी एसआरपी वैल्यू से। तो ये मैं आपको लास्ट क्लास तक डिस्कस कर दिया था और जो आज डिस्कस करूंगा उसमें मेरा एक पॉइंट होगा कि आप किसी भी सेल का जो इलेक्ट्रोड होगा, किसी भी इलेक्ट्रोड का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कैसे डिसाइड करेंगे। आप इलेक्ट्रोड की इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कैसे डिसाइड करते हैं, यानी कि इलेक्ट्रोड विभव जिसको बोलते हैं आप, विभव कैसे डिसाइड करेंगे वो डिस्कस करूंगा आज। तो आपको उससे पहले एक चीज़ समझना बहुत ही इम्पोर्टेंट है कि जैसे आपके पास अगर ई सेल वैल्यू दिया हुआ है, मान लो कि यहाँ पे ई सेल वैल्यू आपके पास 20 दिया हुआ है। आपके पास अगर ई सेल वैल्यू 20 दिया हुआ है तो मैं आपसे पूछता हूँ क्या आप इसका या इसका वैल्यू बता सकते हो क्या? तो देखो पॉसिबिलिटी क्या है, इस चीज़ को समझो। ई सेल वैल्यू 20 है तो आप ऐसे बोल सकते हो अगर इसका वैल्यू 60 हो जाए और इसका वैल्यू 40 हो जाए तो भी हमारे पास ई सेल वैल्यू 20 हो जाएगा। समझने की चीज़ है। फिर मैं आपसे ये बोलूँगा कि 20 ही है और आपके पास यहाँ पे अगर ये वैल्यू 100 हो जाए और यहाँ पे ये 80 हो जाए तब भी आपके पास जो वैल्यू आएगा 20 आएगा। तो यहाँ से एक चीज़ कंक्लूजन निकल रहा है कि आप ई सेल को देख के, ई सेल वैल्यू की मान देख के आप ये डिसाइड नहीं कर पाओगे कि कैथोड में एसआरपी का जो वैल्यू है वो कितना होगा और एनोड में कितना होगा, क्योंकि आप समझो अगर 20 यूनिट का डिफरेंस है, 20 यूनिट का मात्र डिफरेंस है तो आपके पास बहुत सारा पॉसिबिलिटी है। 60-40 का है, 180 का है, हो सकता है आपके पास 120 और 100 का हो। यहाँ से भी आप क्या निकाल सकते हो, आपका जो डिफरेंस आएगा ई सेल वैल्यू में वो जो आएगा वो 20 आएगा। तो यहाँ से एक चीज कंक्लूजन मुझे मिल रहा है कि आप ई सेल वैल्यू को देख के आप किसी भी इलेक्ट्रोड की पोटेंशियल डिसाइड नहीं कर सकते हैं, किसी भी इलेक्ट्रोड की विभव डिसाइड नहीं कर सकते हैं। उसके लिए आपको कुछ और उपाय करना होगा। तो ऐसा आपको एक प्रश्न अभी जो समझना होगा आपको, यह प्रश्न यह है कि आप ई सेल की मान से किसी एक इलेक्ट्रोड की मान ज्ञात करना संभव नहीं है। आप इस चीज को अच्छे से समझ लो, क्योंकि अगर आपको ई सेल वैल्यू 20 दे दिया तो बहुत सारा कॉम्बिनेशन पॉसिबल है। तो आप यहां से डिसाइड ही नहीं कर सकते हैं कि ई नोट एसआरपी जो कैथोड का है वो 60 होगा, 100 होगा या 120 होगा, क्योंकि बहुत सारा पॉसिबिलिटी है। तो आप ऐसे बोल सकते हो, क्वेश्चन क्या है, ई सेल की मान से हम किसी एक इलेक्ट्रोड की मान ज्ञात नहीं कर सकते, ज्ञात करना संभव नहीं है। यह प्रश्न आपके दिमाग में बैठ जाना चाहिए कि आप किसी भी ई सेल वैल्यू से किसी एक का आप वैल्यू डिसाइड नहीं कर सकते, क्योंकि ये सब पॉसिबिलिटी है इसमें। तो इस चीज को हम कैसे निकालेंगे, उसके लिए हम किसी दूसरे इलेक्ट्रोड का एक रेफरेंस यूज करते हैं, एक स्टैंडर्ड संदर्भ में निकालते हैं कि अगर इसका मान फिक्स कर लो, आप देख लो, अगर इसका मान आप फिक्स कर लो, एक फिक्स वैल्यू ले लो और तो आपके पास अगर ये रहा तो आप यहाँ से पता कर लोगे, क्योंकि ये वैल्यू फिक्स हो जाएगी तो आपको फिर पता चल जाएगा। तो ये जो वैल्यू हम फिक्स करते हैं वो किसी एक इलेक्ट्रोड को डिसाइड करते हैं, एक इलेक्ट्रोड का चयन करते हैं और उसी इलेक्ट्रोड की चयन के बाद हम लोग किसी एक इलेक्ट्रोड की विभव ज्ञात करते हैं। तो मैं अभी आपको बताऊंगा, जो देखो सबसे इंपॉर्टेंट लाइन यह है, ई सेल की मान से किसी एक इलेक्ट्रोड की मान ज्ञात करना संभव नहीं है। क्यों नहीं है ये बता दिया, अब मैं आपको बताऊंगा कैसे संभव है। ये चीजें मैं आपको लिखाऊंगा। तो ये कैसे संभव है, अगर आपके पास ये आ जाए
कि कोई मैग्नीशियम का दिया हुआ है और पूछ ले कि आप इसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कैसे ज्ञात करोगे, तो उसको दूसरे तरीके से करना पड़ेगा, आप ई सेल से नहीं कर सकते। तो मैं इसके बारे में आपको आगे पढ़ाता हूँ कैसे आप ज्ञात करोगे इसका सॉल्यूशन। और इसके लिए हम लोग जो पढ़ेंगे, इसके लिए हम लोग पढ़ेंगे हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार डायरेक्ट पूछता है हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड का उपयोग क्या है, तो आपको क्या लिखना है, हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड का उपयोग करके हम किसी एक इलेक्ट्रोड की एसआरपी वैल्यू ज्ञात करते हैं। वो कैसे करते हैं मैं बताऊंगा आपको, लेकिन आपको स्ट्रेट फॉरवर्ड एक लाइन याद रखना होगा कि हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड की उपयोग करके हम किसी एक इलेक्ट्रोड की एसआरपी वैल्यू या एसओपी वैल्यू ज्ञात करते हैं। अब देखते हैं, आगे पढ़ते हैं, फिर हम लोग डिस्कस करेंगे अब हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड के बारे में। देखो वो हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड की पहले हम उसकी संरचना देखते हैं, उसके बाद मैं आपको इसका मान बताऊंगा और फिर आपको बताऊंगा कि आप कैसे यूज कर पाओगे वो चीजें। तो पहले हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड की संरचना देखते हैं। देखो कैसा होता है वो समझो एक बार। एक कांच का ट्यूब होता है, इस तरह से कांच की ट्यूब होता है, ये कांच का ट्यूब है और इसमें कॉपर की तार ऐसे लगी रहती है, कॉपर की तार लगी होती है और यहाँ पे पीटी ब्लॉक, पीटी का प्लेट होता है, प्लेटिनम का प्लेट होता है, ये पीटी ब्लॉक होता है जिसको हम प्लेटिनम का प्लेट बोलते हैं। और इसको, ये जो कांच का ट्यूब है, इसको हम एक दूसरे ट्यूब से ऐसे कवर कर देते हैं, इस तरह से कवर कर देते हैं। और यहाँ से हम एक दाबमान प्रेशर पे, एक दाबमान की दाब पे, एक दाबमान की एक एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे, एक एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे हम एक एटमॉस्फेरिक दाब पे H2 गैस को प्रवाह करते हैं। हाइड्रोजन गैस को हम इसके अंदर से, यहाँ से जो ये पाइप बना हुआ ये कांच, इससे एक एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे हाइड्रोजन को अंदर भेजते हैं और ये गैस यहाँ से आते हुए इस प्लेटिनम ब्लॉक पे आता है पहले, और इस प्लेटिनम ब्लॉक पे यहाँ पे अधिशोषण की प्रक्रिया होती है। ये मैं डिटेल में बताऊंगा आप लोग को अधिशोषण क्या होता है, आगे पढ़ा दूंगा। लेकिन अभी आपको क्या समझना है, यहाँ पे हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। और हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड कैसे बनता है मैं वो बता रहा हूँ आप लोग को। यहाँ पे एक कांच का ट्यूब है और यहाँ पे ये कॉपर की तार जुड़ी हुई है, ये कॉपर की तार जुड़ी हुई है, सीयू तार जुड़ी हुई है। और इसके नीचे इसमें लटका हुआ है पीटी ब्लॉक। और यहाँ पे पीटी ब्लॉक मतलब पीटी का प्लेट, प्लेटिनम का प्लेट होता है ये। और इसके ऊपर ब्लैक कलर का पेंटिंग किया जाता है, ब्लैक कलर का, जिसको काली पॉलिश बोलते हैं, काली रंग की पॉलिश होती है इसके ऊपर। अब क्या समझना है, देखो यहां से क्या हाइड्रोजन गैस यहां से गया, ये इसके इंटर किया इसमें और यहाँ पे अधिशोषण हुआ, इसके सतह पे आके जम गया, हाइड्रोजन गैस इसके सतह पे आ गया। अधिशोषण का मतलब होता है यहाँ से हाइड्रोजन गया और ये हाइड्रोजन प्लेटिनम की ब्लॉक जो है, प्लेटिनम की प्लेट जो है उस पे आके चिपक गया, और इसको हम एक पात्र में डालते हैं। ये पूरा सिस्टम को हम एक पात्र में डालते हैं, यहाँ पे एक पात्र में डालते हैं, देख लो ये पात्र। और इस पात्र में जो विलयन लेते हैं वो हम हाइड्रोजन क्लोराइड लेते हैं, HCl लेते हैं। क्या लेते हैं? HCl। और इसकी सांद्रता होती है 1 मोलर सांद्रता होती है। तो हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड इस तरह से बनता है। और ये जो है ये आप कैथोड और एनोड की तरह उपयोग में ले सकते हो। ये आपका हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड बन गया। अब इसको किसी एक दूसरे इलेक्ट्रोड के साथ आप जोड़ दोगे, ऐसे करके किसी दूसरे इलेक्ट्रोड के साथ आप जोड़ दोगे तो ये आपका कभी तो कैथोड की तरह काम करेगा और कभी एनोड की तरह काम करेगा, कभी ये कैथोड की तरह काम करेगा, कभी एनोड की तरह काम करेगा। ये उसकी संरचना होती है। संरचना में क्या इंपॉर्टेंट है, ये देखो, ये कांच का ट्यूब होता है, ये पहला होता है कांच ट्यूब होता है और कांच ट्यूब के अंदर कॉपर की तार लटकी है, कॉपर की तार, और नीचे होता है पीटी ब्लॉक, पीटी प्लेट, प्लेटिनम की प्लेट। वहां से इधर से हाइड्रोजन को एक दाबमान प्रेशर पे, एक जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है
वायुमंडलीय दाब जिसको बोलते हैं एटमॉस्फेरिक प्रेशर, ये वायुमंडलीय दाब, एक वायुमंडलीय दाब पे गैस को प्रवाह किया जाता है, हाइड्रोजन गैस को यहां से गया एक एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे, और यहाँ पे इसमें जो लेते हैं हम HCl लेते हैं वो 1 मोलर सांद्रता की लेते हैं। किसकी सांद्रता, कंसंट्रेशन कितनी होती है, 1 मोलर होती है इसकी कंसंट्रेशन, और ये 25 डिग्री सेंटीग्रेड पे होता है, 25 डिग्री सेल्सियस पे, ठीक है। रोम तापमान इसी को बोलते हैं 25 डिग्री। इस प्रकार हमारा हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड बन जाता है, और उसके बाद हम हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड को या तो कैथोड की तरह उपयोग कर सकते हैं या फिर एनोड की तरह उपयोग कर सकते हैं। इधर देखो एक साइड ये इलेक्ट्रो अर्धभाग ये बन गया, और दूसरी भाग हम या तो एनोड की तरह उपयोग करेंगे या फिर कैथोड की तरह उपयोग करेंगे, और उस प्रकार हमारा ये किसी एक इलेक्ट्रोड की हम पोटेंशियल ज्ञात कर लेंगे। अभी देखो आप संरचना समझो, फिर आपको मैं क्वेश्चन कराऊंगा, वहां से आपको पता चल जाएगा। हाँ, मैं इस प्रकार अगर चाहूंगा तो मैं हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड की मदद से हम किसी भी इलेक्ट्रोड की इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ज्ञात कर लेंगे। अभी आप इसके बारे में कहानी लिखो, क्या क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये लिखो। पहले हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड हेडिंग डालो आप लोग, और उसके आगे हम लोग लिखना शुरू करते हैं हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड होता क्या है। आप लोग पहले हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड के बारे में लिख लो, उसके बाद हम लोग संरचना को फिर से बना के आपको अच्छे से पॉइंट बाय पॉइंट पहले समझा देता हूं मैं। देखो हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड का उपयोग कहाँ करते हो, मैं आपको बताया हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड का उपयोग करते हो किसी भी इलेक्ट्रोड की SRP या SOP मान अगर आपको निकालना है तो आप जिस इलेक्ट्रोड की मदद से करते हो, जो मानक स्थिति में आप उपयोग करते हो जिस इलेक्ट्रोड का, वहां पे हम हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड का उपयोग करते हैं, और फिर हमें SRP और SOP वैल्यू मिल जाता है। वो आपको क्या पहले आप समझने की कोशिश करो, इस चीज को मानने की कोशिश करो कि हम हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड का उपयोग करते हैं। कुछ ही देर में हम 1-2 प्रश्न करेंगे, वहां से आपको पता चल जाएगा हाँ इस तरह से हम किसी एक इलेक्ट्रोड की SRP और SOP वैल्यू ज्ञात कर सकते हैं। वो आपको एप्लीकेशन जब एक क्वेश्चन कराऊंगा वहां से क्लियर हो जाएगा। अभी आप मानने की कोशिश करो कहाँ उपयोग करते हैं, और प्रश्न से हमें पता चल जाएगा कि हाँ इसका कैसे उपयोग किया। देखो पहले आप हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड के बारे में लिख लो, बहुत इंपॉर्टेंट है, 3 या 4 मार्क्स का पूछा जाता है हर साल, ये बोर्ड में CBSE में हर जगह पूछा जाता है। तो आप पहले कैसे लिखोगे समझ लो क्या होता है इंपॉर्टेंट पॉइंट्स में। मानक स्थिति में, मानक स्थिति का मतलब ये हो गया कि जब आप 25 डिग्री सेल्सियस, यहाँ पे मैं लिख दिया हूं ऐसे नीचे 25 डिग्री सेल्सियस और 1 मोलर सांद्रता पे लेते हैं तो उसको बोलते हैं मानक स्थिति, मानक स्टैंडर्ड कंडीशन बोलते हैं। मानक स्थिति में हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड की मदद से, मानक स्थिति में हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड की मदद से किसी एक इलेक्ट्रोड की विभव प्राप्त किया जा सकता है। यह सबसे इंपॉर्टेंट लाइन है कि आप हाइड्रोजन की मदद से किसी भी एक इलेक्ट्रोड की SRP और SOP वैल्यू पता कर सकते हो। ये कैसे होगा ये तो मैं आपको एग्जांपल से समझाऊंगा, आपके किताब का ही क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, उसको समझा दूंगा। अब देखो दूसरा पॉइंट ये, हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड की SRP 25 डिग्री सेल्सियस पे 1 मोलर सांद्रता होनी चाहिए, उसकी जो बिलियर की जो सांद्रता होनी चाहिए, कंसंट्रेशन होना चाहिए वो 1 मोलर होना चाहिए, और SRP का मान जो होता है वो 0 वोल्ट होता है। कितना होता है? 0। अब इसे याद रखना है आप लोग को, बहुत बार पूछा हुआ है हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड की जो SRP और SOP वैल्यू होता है वो कितना होता है, तो आपको क्या याद रखना होगा? 0 होता है। कितना होता है? 0 होता है। वो किस अवस्था में होता है ये प्रश्न पूछा हुआ है। 25 डिग्री सेल्सियस और 1 मोलर सांद्रता पे हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड की जो SRP एवं SOP मान, SRP एवं SOP मान कितना होता है? 25 डिग्री सेल्सियस 1 मोलर सांद्रता पे 0 होता है। ये आपको अच्छे से याद रखना है। नेक्स्ट पॉइंट देखो, इसे एनोड तथा कैथोड की तरह उपयोग किया जा सकता है। यहाँ पे क्या बोल रहे हैं हम? इसे एनोड तथा कैथोड की तरह उपयोग किया जा सकता है। मैं बताऊंगा आप कैसे उपयोग करोगे। देखो आपको इलेक्ट्रोकेमिकल श्रेणी पढ़ाया था मैं, वहीं से आपको अभी ये चीजें समझ में आ जाएगा कि हाँ इसको एनोड की तरह भी उपयोग किया जा सकता है, इसे कैथोड की तरह भी उपयोग किया जा सकता है। वो आपको मैं बताऊंगा अभी, बस ये आप पॉइंट नोट करो, इसे एनोड तथा कैथोड की तरह भी उपयोग किया जा सकता है। अभी जो आपको मैं 2-3 क्लास पहले पढ़ाया था इलेक्ट्रोकेमिकल श्रेणी का ट्रिक बताया था याद करने का, मैं कोशिश करता हूं आपको फिर से याद करवाने का एक लाइन में। तब तक आप इस पॉइंट को नोट करो, ये बनाने की अभी जरूरत नहीं है, पहले इसे आप नोट करें,
फिर इसका एक पॉइंट ये बचता है, ये मैं आपको समझाऊंगा इस पॉइंट को, उसके बाद हम लोग संरचना बनाएंगे। पहले आप नोट कर लो, फिर मैं श्रेणी बनाता हूं, वहां से आपको एक चीज याद दिलाने की कोशिश करता हूं, कैसे आप एनोड की तरह उपयोग करोगे, कैसे आप कैथोड की तरह उपयोग करोगे हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड को। चलिए हम लोग उस पर डिस्कस करते हैं। देखो आप लोग को मैं इलेक्ट्रोकेमिकल श्रेणी बताया था, उसको याद करने का तरीका भी बताया था मैं आप लोग को। यहाँ पे जैसे मैं याद किया था, यहाँ पे लिखा था लिकबाका, फिर उसके बाद में लिखाया था नामग अल, फिर बोला था मंजन कर, फिर बोला था फेसर कोनी, फिर बोला था सुन प्रभु हाइड्रोजन, सीयू आयो सिमर बरकल गल्फ। जिसको समझ में नहीं आता है वो इलेक्ट्रोकेमिकल श्रेणी का वीडियो निकाल लो, उसमें ये अच्छे से बताया हुआ है। जिसको समझ में नहीं आ रहा है वो इलेक्ट्रोकेमिकल श्रेणी का वीडियो निकाल लो, तीसरा या चौथा लेक्चर है, उसमें मैं समझाया था कैसे लिखने का तरीका मैं अच्छे से बताया था, वो 1 घंटा में यही समझाया था। लिख बाका नामग अल मंजन कर फेसर कोनी सुन प्रभु हाइड्रोजन सीयू आयो सिमर बरकल गोल्फ कॉफी, इस तरह से मैंने याद किया था। वहां पे आपको अच्छे से लिखाया था, वहां पे एक कंक्लूजन पॉइंट आप लोग को लास्ट जो किया था क्लास, उस पे एक चीज बहुत ही शानदार बताया था, बस बोला था एक चीज याद कर लो तुम्हारा इलेक्ट्रोकेमिकल श्रेणी हो जाएगा। वो ये बताया था कि जो भी नीचे वाला होगा 2 इलेक्ट्रोड में, नीचे वाला का होगा एनोड, नीचे वाला क्या होगा एनोड बताया था। याद करो कॉपर और जिंक का हम इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में पढ़े थे, और जिंक जो बना था वो क्या बना था एनोड बना था। याद करो कॉपर और जिंक का हम इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में पढ़े थे, और जिंक जो बना था उसका क्या बना था एनोड बना था। तो नीचे वाला का क्या बनेगा बताओ, नीचे वाला का हमेशा क्या बनेगा एनोड बनेगा, क्या बनेगा एनोड बनेगा। तो ऐसे बोल सकते हैं क्या, नीचे वाला इलेक्ट्रोकेमिकल सेल सीरीज में, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में एनोड की तरह कार्य करेगा। किसके तरह कार्य करेगा, ये मैं आपको इलेक्ट्रोकेमिकल श्रेणी में ही पढ़ा दिया था, फिर भी यहां समझा रहा हूं। तो आप देख लो, अगर आपके पास मैं एक हाइड्रोजन लेता हूं, एक हाइड्रोजन ये रहा हाइड्रोजन, और दूसरा मैं जिंक लेता हूं, ये 2 लेता हूं। देखो नीचे दोनों में कौन है, नीचे कौन है बताओ, जिंक है, क्या है जिंक है। तो जिंक का क्या बनेगा बताओ एनोड, क्या बनेगा एनोड। और H प्लस का क्या बनेगा कैथोड बनेगा, H प्लस का कैथोड बनेगा। और ये भी आप लोग को बताया था एनोड पे किस प्रकार की अभिक्रिया, ऑक्सीकरण, किस प्रकार का अभिक्रिया ऑक्सीकरण, जिंक वाला बताया था ना ऑक्सीकरण। तो इसका कौन सी अभिक्रिया होगा ऑक्सीकरण। तो यहां से जिंक क्या होगा, जिंक +2 में बदल जाएगा और 2 इलेक्ट्रॉन का मुक्त करेगा, 2 इलेक्ट्रॉन को मुक्त करेगा। और कैथोड पे कौन सी अभिक्रिया बताया था बताओ, अवकरण। कौन सी अभिक्रिया अवकरण, कैथोड पे कौन सी अभिक्रिया अवकरण। अब देखो अवकरण कैसी अभिक्रिया होगी, यहाँ पे जो हाइड्रोजन है 2 हाइड्रोजन ले लो 2H+ और इसको 2 इलेक्ट्रॉन दे दो, तो एक हाफ H2, यानी कि H2 एक गैस निकल जाएगा। 2 हाइड्रोजन है, देख लो यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन दे दिया, H2 गैस रिलीज हो गया। तो यहां से क्या आपको एक चीज पता चल गया क्या, सर यहाँ पे H+ का हम किसके तरह उपयोग कर रहे हैं कैथोड की तरह, किसके तरह कैथोड की तरह। और जिंक का उपयोग हम कैसे कर रहे हैं एनोड की तरह। एक लाइन समझ में आ गया क्या, इसे एनोड तथा कैथोड की तरह उपयोग किया जा सकता है क्या, एनोड की तरह उपयोग कर लिया क्या, नहीं किया, चलो कैथोड की तरह कर लिया क्या, कैथोड की तरह कर लिया क्या, कर लिया, ये पता चल गया कैथोड की तरह। अब दूसरा इसमें क्या है, इसे एनोड की तरह भी उपयोग किया जा सकता है, किसके तरह किया जा सकता है एनोड की तरह। अब देखो क्या करते हैं, एक हाइड्रोजन ले लो एक कॉपर ले लो, इसका कॉम्बिनेशन बनाओ, समझने की कोशिश करो। अब क्या ले लिए हम, एक हाइड्रोजन और दूसरा क्या ले लिए कॉपर ले लिए। देखो उसको, एक हाइड्रोजन यहाँ पे है और कॉपर किसके क्या है ऊपर है, ऊपर है। तो नीचे वाला क्या बनेगा बताओ, नीचे वाला का कौन सी क्या अभिक्रिया होती है एनोड बनती है। ये देख लो नीचे वाला इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में किसकी तरह बिहेव करता है एनोड का, ठीक है। तो H+ नीचे वाला हो गया, तो H+ ये किसके तरह बनेगा एनोड की तरह, आ रहा है समझ में। और कॉपर किसके तरह बनेगा कैथोड की तरह, ये कैथोड की तरह बनेगा। अब देखो क्या यहां से एक चीज पता चल गया कि सर हाइड्रोजन का यहां तो किसके तरह काम कर रहा था कैथोड की तरह।
यहाँ पे हाइड्रोजन किसकी तरह काम कर रहा है? एनोड की तरह कर रहा है। बताओ, तो आपको पता चल गया क्या? आप हाइड्रोजन का उपयोग दोनों संदर्भ में कर सकते हो। एक बार तो आप कैथोड की तरह उपयोग कर सकते हो और एक बार आप किसकी तरह उपयोग कर सकते हो? एनोड की तरह। वो बस आपको एक ही लाइन याद रखना है, एक तो इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज याद कर लो आप लोग। बहुत दिन से बोल रहा हूं, देखो, लिख बाका, नामक अल, मंजन कर, फेसर कोनी, सुन प्रभु हाइड्रोजन, आयो सिमर, बर्कल गोल्फ कॉफी, बर्कर गोल्फ कॉफी, उसका बिल्कुल सीरीज बता रखा हूं मैं। 1 घंटा बस यही बताया था इलेक्ट्रोकेमिकल श्रेणी। तो यहां से समझ में आ गया? कोई डाउट है किसी को कि आप बस ऊपर नीचे 2 कॉम्बिनेशन ले लो? अगर मैं अभी आपसे ये पूछता हूं, आप क्या देख लो, फिर से मैं आपसे पूछता हूं कि हाइड्रोजन है और लेड है, पीवी है, इन दोनों में एनोड की तरह काम कौन करेगा? बताओ, पीवी किसके तरह काम करेगा? एनोड की तरह। आ गया समझ में आप? और H+ किसके तरह काम करेगा? कैथोड की तरफ। आ गया समझ में? क्योंकि बस आपको एक ही लाइन याद रखना है, जो नीचे वाला होता है इलेक्ट्रोकेमिकल श्रेणी में, उसका हम एनोड बनाते हैं, वहां पे हम ऑक्सीकरण अभिक्रिया कराते हैं, और जो ऊपर होता है उसका हम क्या बनाते हैं? कैथोड बनाते हैं, और उसका कौन सी अभिक्रिया कराते हैं? अवकरण अभिक्रिया कराते हैं। और हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड का उपयोग आप चाहे तो एनोड की तरह कर लो, चाहे तो आप कैथोड की तरह कर लो। क्या फायदा है वो अभी क्वेश्चन से पता चल जाएगा। पहला लाइन ये आपको बस अच्छे से क्लियर होना चाहिए कि इसका उपयोग हम एनोड की तरह भी कर सकते हैं, इसका उपयोग हम कैथोड की तरह कर सकते हैं। अब हमको उम्मीद है आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। उदाहरण के लिए अगर किसी को समझने के लिए लिखना है तो उदाहरण करके आप लिख लो, नीचे वाला इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में एनोड की तरह कार्य करेगा, और यहाँ पे देखो H+ और जिंक में, H+ और जिंक में H+ का कैथोड बनेगा और जिंक का एनोड बनेगा। ये यहां से पता चल गया। कैथोड देखो, एनोड का क्या हो रहा है? ऑक्सीकरण। क्या हो रहा है? ऑक्सीकरण। 0 से +2 जा रहा है ना, यहां से 0 से क्या हो रहा है? +2 जा रहा है, तो ऑक्सीकरण हो रहा है। और यहाँ पे देखो 2H+, ये +1 से किस में जा रहा है? 0 में, तो +1 से 0 जा रहा है, तो घट रहा है, तो ये कौन सी अभिक्रिया हो रहा है? बताओ, अवकरण। अवकरण। आ गया समझ में अच्छे से? यहाँ पे हम इसको देखो, वहां कैथोड की तरह उपयोग किए, यहाँ पे हम एनोड की तरह भी उपयोग कर सकते हैं, बस कॉपर और H+ का कॉम्बिनेशन होगा। तो आप दोनों तरह से उपयोग कर सकते हो। मुझे उम्मीद है आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। आप इस पॉइंट को नोट कर लो, इसके उदाहरण को समझ लो, अपने भाषा में लिख लो, फिर हम लोग आगे संरचना की बात करते हैं। आप लोग संरचना को समझे। देखो, मैं आपको पहले ही बता दिया था कैसे बनता है। आप एक कॉपर, एक ट्यूब लेते हैं, ऐसे एक ट्यूब लें, आप ऐसे ट्यूब लें, और ट्यूब में कांच की ये ट्यूब होती है। किसकी ट्यूब होती है? कांच की होती है। ऐसे लिख लो, कांच का एक ट्यूब लो आप। कांच की देखियो आप वेसल, कहीं अगर लैब में गए होंगे तो आपको बहुत आसानी से पता चल जाएगा। जो आप एक्सपेरिमेंट के लिए जो यूज करते हो वेसल, छोटे छोटे इतने से बड़े बड़े होते हैं, जो वही उसी टाइप का ट्यूब होता है कांच का, बिल्कुल ऐसे लंबा सा पतला सा कांच का ट्यूब होता है। और इसके बीच से कॉपर की तार इसको जोड़ देते हैं, हम कॉपर की तार से जोड़ते हैं, और इसको इस ट्यूब में डिप कर दिए, और नीचे से इसमें ये प्लेटिनम की ब्लॉक होती है, प्लेटिनम की ब्लॉक, छोटा सा ब्लॉक होता है इसे, इसको इससे जोड़ दिया जाता है। प्लेटिनम ब्लॉक, पीटी ब्लॉक जिसको बोलते हो, प्लेटिनम, पीटी की प्लेट, पीटी प्लेट जोड़ देते हो यहाँ से। और इसको क्या करते हैं हम, इसको पूरी तरह से एक ऊपर से दूसरी कांच की ट्यूब से, दूसरी कांच की ट्यूब से हम ढक देते हैं। आप समझो अच्छे से, मैं बता रहा हूँ। ये देखो, ये अगर इसको आप ट्यूब मानते हो, इसे ये ट्यूब मानते हो, तो इसके अंदर से कॉपर की तार ले लिए, इसके अंदर से कॉपर की तार ले लिए, और यहाँ पे ये जो ब्लैक कलर का है, यही हो गया पीटी का ब्लॉक। क्या हो गया? पीटी का ब्लॉक, पीटी प्लेटिनम ब्लॉक हो गया, प्लेट हो गया। अब क्या करो, इसको कॉपर के तार के बाहर ले लो आप, चाहे तो इसको आप एनोड की तरह उपयोग कर लेना, चाहे तो आप इसको कैथोड की तरह उपयोग कर लेना। ये पीटी ब्लॉक हो गया। इसको आप क्या किए, एक पात्र है आपका, आपके पास वेसल है, आपके पास कंटेनर है, जिसके अंदर 1 मोलर सांद्रता HCl है, 1 मोलर, इसको ऐसे आप डिप कर दिए, ऐसे डिप कर दिए। तो इसी प्रकार से हम हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड बनाते हैं। कुछ नहीं है, बस एक कांच का ट्यूब लिए, उसके अंदर से कॉपर की तार गया और कॉपर की तार गया, फिर ऐसे करके ये HCl को इसे डिप कर दिए, बस सिंपल सी है। और इस कांच के ट्यूब के पूरा सिस्टम को आप एक बाहर से कांच ऐसे लेकर घुसा दिए, और वो पूरी तरह से चारों बगल से उसको घेर लिया, कवर कर लिया। तो ये बाहर से लगा दिए, इसे बाहर से, और यहाँ से क्या, हाइड्रोजन गैस पास कर रहे हैं, इधर से हाइड्रोजन गैस दे रहे हैं, इसे प्रवाह कर रहे हैं, यहाँ से हाइड्रोजन गैस प्रवाहित की जाती है एक एटमॉस्फेरिक, एक वायुमंडलीय दाब पे, ऐसे गया ये गैस, यहाँ गया, इसमें आया, और यहाँ पे जो होती है वो होती है
1 HCl, 1 मोलर सांद्रता की HCl, 1 मोलर सांद्रता की HCl होती है। और इस प्रकार ये हमारे पास क्या बन जाता है, हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। तो पहले आप संरचना बना लो इस प्रकार से, इसकी संरचना कंप्लीट कर लो। ये देख लो प्लेटिनम ब्लॉक है, 1 मोलर सांद्रता पे है, और इसमें जो तापमान लेते हैं हम वो 25 डिग्री सेल्सियस पे होता है, 25 डिग्री सेल्सियस पे। और इसके नीचे लिख लेना आप लोग हाइड्रोजन, हाइड्रोजन मानक इलेक्ट्रोड, हाइड्रोजन मानक इलेक्ट्रोड। तो आपके एग्जाम में ये पूछा जाएगा कि हाइड्रोजन मानक इलेक्ट्रोड की संरचना बताए, इसकी उपयोग बताए। तो आपको 3-4 पॉइंट जो समझा रहा हूं शुरू से वही सब लिखना है। ये आपको समझ में आ गया होगा, इस प्रकार से बनाते हैं। उसके बाद पहले ये आप डायग्राम बना लो, उसके बाद ये कहानी लिखना है। देखो कहानी क्या है वो समझो। एक कांच की ट्यूब से कॉपर की तार को जोड़कर 1 मोलर सांद्रता वाले HCl विलयन में डुबाया जाता है। एक कांच की ट्यूब से कॉपर की तार को जोड़कर 1 मोलर सांद्रता वाले HCl विलयन में डुबाया जाता है। कॉपर की तार की एक छोर पर, एक छोर मतलब अंत में एक छोर पर पीटी प्लेट, प्लेटिनम की प्लेट बंधा रहता है, जिसपे हाइड्रोजन गैस की अधिशोषण होती है। मैं आपको समझाता हूं, अधिशोषण होती है हाइड्रोजन। हाइड्रोजन गैस का अधिशोषण का मतलब क्या हुआ, उसके सतह पे आके जमा हो जाना। अधिशोषण होता है सतह की फिनोमेना, प्रक्रम जो है या एक सतह की प्रक्रम होती है। किसी भी चीज ऐसे है, इस पे आके अगर कोई चिपक गया इसके सतह पे तो वो अधिशोषण की प्रक्रिया कहलाती है। तो अधिशोषण एक सतह की प्रक्रम होती है। तो देखो ये पीटी प्लेट पे हाइड्रोजन गैस जो यहाँ से हम पास कर रहे हैं, हाइड्रोजन गैस वो यहाँ पे इस प्लेट पे आके यहाँ पे आके हाइड्रोजन गैस जमा हो जाएगी। और देखो आगे, एक वायुमंडलीय दाब पर हाइड्रोजन गैस को प्रवाह की जाती है। आपको याद रखना है, मानक कंडीशन में पूछा जाएगा ऑब्जेक्टिव में, वायुमंडलीय दाब कितना लेते हैं, तो आपका क्या आंसर होना चाहिए, 1। कितना होना चाहिए, 1। और तापमान जो लेते हैं इस केस में, तापमान लेते हैं वो लेते हैं हम 25 डिग्री सेल्सियस, 25 डिग्री सेल्सियस। और HCl की जो सांद्रता लेते हैं वो लेते हैं 1 मोलर। M से क्या मतलब हुआ, मोलर। कैपिटल M से हम मोलर लिखते हैं, कैपिटल M से हम मोलर लिखते हैं। तो उम्मीद है आप लोग को समझ में आ गया होगा हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड कैसे बनता है, ये देख लिया। ये इसकी कहानी आप लिख लो कैसे बना हुआ है, वो चीजें हैं। और इसका उपयोग हम एनोड तथा कैथोड की तरह कर सकते हैं, ये मैं आपको पहले समझा दिया। अब हम लोग एक प्रश्न लिखेंगे, एनसीईआरटी का प्रश्न है, बिहार बोर्ड पूछा हुआ प्रश्न है। उसमें यह प्रश्न होगा कि आप हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड का उपयोग कैसे करते हो, उसको आप समझ जाओगे। जो मैं आपको अभी तक बताया था उसका एक ही लाइन में आपका उपयोग कहाँ है वो चीजें उस प्रश्न से पता चल जाएगा। यहां तक अच्छे से आप लोग नोट कर लो। अब देखो मैं आपको समझाता हूं कि हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड को जब आप कैथोड की तरह उपयोग करोगे तब आपको कौन सी सेल अभिक्रिया उपयोग में लेना है, और जब आप एनोड की तरह उपयोग करोगे तब आपको कौन सी सेल अभिक्रिया लिखना है। ये चीजें आपको समझना इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर ये नहीं समझोगे आप, इसकी अभिक्रिया नहीं समझते हो आप, तो आपको फिर किसी भी इलेक्ट्रोड की पोटेंशियल डिसाइड करने में दिक्कत होगी। तो बहुत इजी है, देखिए एनोड की तरह होगा तो मैं आपको बता रखा था कि एनोड की तरह होता है तो इस पे कौन सी अभिक्रिया होता है, ऑक्सीकरण। इस पे होती है ऑक्सीकरण, ये आपको अच्छे से पता है। जब ये एनोड की तरह होगा तो इस पे कौन सी अभिक्रिया होगी, ऑक्सीकरण। और जब ये कैथोड की तरह होगा तो इस पे कौन सी अभिक्रिया होगी, अपकरण। ये पता है आपको। अब देखो एनोड की तरह ऑक्सीकरण होगा तो ऑक्सीकरण कैसे होगा, H2 गैस था आपके पास और ये 2H प्लस में कन्वर्ट हो गया और 2 इलेक्ट्रॉन रिलीज कर दिया। एक हाइड्रोजन से 1 इलेक्ट्रॉन निकलेगा, 2 हाइड्रोजन से 2 इलेक्ट्रॉन निकला। तो देखो यह 0 था और ये किस में गया, +1 में। 0 से किस में गया, +1 में। तो ये कौन सी अभिक्रिया हो गई बताओ जल्दी से, बढ़ रहा है ना ये ऑक्सीकरण संख्या आती है, कैसा हो गया, ऑक्सीकरण। आपको अच्छे से मैं शुरू से बता रहा हूं इस चीज को, कुछ चीजें को अच्छे से याद करो, समझो। अब अपकरण की तरह कैसे उपयोग होगा, देखो आपके पास 2H प्लस है, आप इसमें 2 इलेक्ट्रॉन दे दो, यहां से निकल जाएगा H2 गैस, H2 गैस। तो ये देखो क्या होगा, 2H प्लस है ना, तो यह देखो +1 से किस में जा रहा है, +1 से 0 में जा रहा है। तो ये घट रहा है,
तो ये कौन सी अभिक्रिया हो गई, अपकरण। तो आप हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड को मैं बता रहा हूं बहुत देर से आपको कि आप एनोड की तरह भी उपयोग कर सकते हो और कैथोड की तरह उपयोग कर सकते हो। बहुत ही शानदार इलेक्ट्रोड है, देखो यार एकदम बहुत ही शानदार है। अपने इच्छा अनुसार आप चाहो तो एनोड की तरह उपयोग कर लो, आप चाहो तो कैथोड की तरह उपयोग कर लो। बहुत ही उपयोगी है ये, मानक कंडीशन में हम इसको बना लेते हैं और बना के हम फिर किसी भी इलेक्ट्रोड की इलेक्ट्रोड पोटेंशियल हम डिसाइड कर लेते हैं इसके मदद से। ये नहीं होता तो आप किसी भी इलेक्ट्रोड की पोटेंशियल डिसाइड नहीं कर पाते। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है इसको, क्योंकि आपके पास ये क्या, किसी भी इलेक्ट्रोड को आप एक तरीका से यूज कर रहे थे, लेकिन यहाँ पे क्या है, ये दोनों तरीका से उपयोग किया जा रहा है। आपके इच्छा के अकॉर्डिंग ये ढल जाएगा और आप वहां से SRP SOP मान निकाल लोगे, तब आपको और इजी होगा। अब मैं आपके सामने वो प्रश्न लिखता हूं, कैसे आप करोगे। तब तक ये क्या करो आप लोग, ये नोट कर लो रिएक्शन इसकी एनोड की तरह कैसे उपयोग किया जाता है। एनोड पे कौन सी अभिक्रिया होगा, ऑक्सीकरण होगा। ऑक्सीकरण H2 जीरो में है, जीरो है, +1 गया ऑक्सीकरण, क्योंकि इसकी संख्या में बढ़ोतरी हो रही है तो हो गया ये ऑक्सीकरण। यहाँ पे एनोड कैथोड की तरह यहाँ पे होगी अपकरण, 2H + 2 इलेक्ट्रॉन H2 अपकरण अभिक्रिया। आपके अकॉर्डिंग आप जैसा चाहो वैसा उपयोग कर लो। आपको तो मैं इलेक्ट्रोकेमिकल श्रेणी बताया था, उस टाइम ये समझा दिया कि आप बस कॉम्बिनेशन देखो किसके किसके साथ है, वहां से आप पता कर लोगे। नीचे वाला रहे तो सर एनोड की तरह, ऊपर वाला रहे तो सर कैथोड की तरह। ये मैं आपको अच्छे से बता रखा। यहाँ से उम्मीद है आपको रिएक्शन भी समझ में आ गई होगी, क्योंकि अभिक्रिया लिखोगे तभी। अगर 5 नंबर में प्रश्न आ गया हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड को समझाओ, तो ये सारा कहानी लिखना होगा जो मैं 1 घंटा में पढ़ाऊंगा आपको, और ये मजा आ जाएगा। अभी इसका एप्लीकेशन देखते हैं हम लोग।